बोल रहे हो? बोलो बोलो अब क्या बोल रहे हो? कल एक वो कार भी वाला क्वेश्चन करवाया था ना 3 मेथड से। हाँ मैम उसका थर्ड मेथड समझ नहीं आया मैम, रिकॉर्डिंग भी देख ली। हाँ थर्ड मेथड समझा देंगे दोबारा यस से। मैम। और कोई डाउट किसी को? चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसका थॉट मेथड दोबारा से देख लेते हैं, है ना। ठीक है बेटा, चलिए और तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो नो देखो, मैम। चलिए देखिए यहाँ पर थर्ड मेथड है ना। अपन 6-8 पे क्लास स्टार्ट की, 10 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, ये तो मेरा हक बनता है, ठीक है। और लेट इसलिए जाते हैं लास्ट क्लास में क्योंकि पुरानी क्लास ही लेट छूटती है, तो लेट हो जाते हैं क्लास में, रिकॉर्डिंग भेजना मैम थोड़ा सा आगे कर लो कैमरा। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। चलो देखो, फर्स्ट मेथड अपना था, फर्स्ट मेथड मुझे जो याद आ रहा है वो ये था विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव। ठीक है, हमने एक को रोक के दूसरे को चलाया। दूसरा मेथड है कि भाई कोई भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम बोला जाता है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स सिखा दिया जाए तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया। और थर्ड मेथड था व्हिच इज द मेथड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड जो था बेटा उसमें आपको ये यूज करना था, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो ये एक पर्सन है ए जिसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, और दूसरा जो है पर्सन बी जिसकी स्पीड मान लो 6 मीटर पर सेकंड है, और उनके बीच की दूरी मान लो x है। ठीक है, तो मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि x टाइम के साथ घटेगा, x समय के साथ घटेगा। हाँ yes. अब मैंने कहा कि भैया इसका एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, चलो इसी को मैं काम करते हैं, x की वैल्यू लेट से मैं x की वैल्यू को जो अभी इस समय करंट पोजीशन है उसको मैं मान लो लेट से 200 मीटर ले लेती हूं, 200 मीटर। तो बताओ x कितना मिनिमम होगा, मतलब इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या मिलेगा अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन पूछूं। और ये एक सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको मतलब तुम मानो में रिलेटेड का है या 9th का बच्चा जिसको बेसिक अगर s = ut + half स्क्वायर और v = u + at वाले फॉर्मूला बता दिए जाए तो वो भी कर ले, मतलब अच्छा बच्चा। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि वो ऐसा है कि भाई इसकी स्पीड अभी 10 है और इसकी स्पीड अभी 6 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा कवर करेगा या कम कवर करेगा, इनके बीच की जो सेपरेशन होगी वो लगातार बढ़ेगी, है ना। तो अगले स्टेप में क्योंकि अब इसके पास 10 मीटर पर सेकंड तो स्पीड है और एक्सेलरेशन इसका उल्टा है, तो इसकी स्पीड लगातार ड्रॉप डाउन होगी। तो अगले स्टेप में हो सकता है 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 9 और इसकी स्पीड कितनी हो 6, लेकिन अगेन ये अभी भी फास्ट है, अभी भी ये इनके बीच के सेपरेशन को कम करेगा। फिर इसकी स्पीड घटके कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, अगेन सेपरेशन कम हुआ, अभी और कम होगा सेपरेशन। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हेड पर स्थित है, ये आगे चला गया होगा, ये ए यहां पर आ गया होगा, ये बी यहां पर आ गया होगा, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूं कि भैया ये जो है ना ये लेस देन 200 मीटर होगा, इसको x1 बोल देती हूं मैं अभी इस समय, जब इसकी स्पीड 9 होगी और इसकी स्पीड 6 होगी। और घटाते हैं तो इसकी स्पीड मान लो मैंने 8 कर दी, मान लो ए पॉइंट यहां आ गया 8 से चल रहा है, और बी पॉइंट मान लो यहां कुछ आ गया, मान लो ये 6 से चल रहा है क्योंकि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। तो इनके बीच की सेपरेशन मान लो मैंने कह दिया x2 है, तो x2 x1 से भी कम होगा और x1 जो है वो 200 से कम है। क्या कोई बात समझ में आ रही है? और ये कब तक कम होता रहेगा बताओ सेपरेशन? मैम जब तक स्पीड से बराबर ना जाए, जब तक कि इसकी स्पीड 7 पे भी घटाएगा और जब तक कि इसकी स्पीड 6 ना हो जाए। इस इंस्टेंट पे मान लो इनके बीच का सेपरेशन होता है लेट्स से x डैश, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई उसके बाद क्या होगा, उसके अगले इंस्टेंट पर एक की स्पीड हो जाएगी 5 और इसकी स्पीड हो जाएगी 6। अब ये स्लो पड़ गया, ये फास्ट पड़ गया, अगेन x डैश बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये x डैश इस इंस्टेंट पे दोनों बराबर थे, उस इंस्टेंट पे x डैश मिनिमम मिला। यस मैम। तो x डैश जो है वो मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि हम ऐसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a और वेलोसिटी ऑफ b बराबर हो गए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उस इंस्टेंट पे 0 हो गया।
Yes. तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जिस इंस्टेंट में मिनिमम सेपरेशन मिलता है उस इंस्टेंट में अप्रोच वेलोसिटी या सेपरेशन वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, xb माइनस xa, अगर वो x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं, अगर वो 3D में कहीं भी चल रहे हैं तो rb वेक्टर माइनस ra वेक्टर होता है। rb वेक्टर में सारी डायमेंशन आ गई x y z, ra में भी सब आ गया x y z, रैंडम चलेगी कैसे हवा में कहीं भी चले, rb माइनस ra लिख सकते हैं, सेपरेशन को बोलो। अब ये Yes, चीज sir. मिनिमम चाहिए, तो हमने सीखा है कि मिनिमम चीज के लिए आप डिफरेंशिएशन करके जीरो करो भाई, इसको डिफरेंशिएशन करके जीरो करेंगे तो ये dv वेक्टर माइनस va वेक्टर आएगा, उसको जीरो कर देंगे। ये चीज क्या है, अप्रोच ही तो है, ये चीज Yes. क्या है, ये अप्रोच ही तो है, ठीक है ना। अब चलो अब अपन बात करते हैं, तुम्हें अप्रोच वेलोसिटी निकालनी है हमें, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, है ना। सुनो, हमने कहा कि भाई जैसे वो कार जो थी, ये कार ए थी, कार ए 16 से चल रही थी, तो t घंटे में 16 t चल रही, तो 16 t चलेगी तो अभी उसकी दूरी 100 है, तो नई पोजीशन पे उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 16 t हो जाएगी, और उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, ठीक है, बोलो होगी नहीं होगी इसकी वेलोसिटी इस तरफ, Yes, ma'am. और Yes. इसको बोलते हैं ये, और ये 12 t चलेगा और इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, ये पॉइंट कहां गया, और ये 12 t होगा और उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, इसका नाम vb है। तो मैं कह दूं कि अभी जो लाइन ज्वाइनिंग है, अभी जो लाइन ज्वाइनिंग है, अभी जो लाइन ज्वाइनिंग है वो इस तरफ है ऐसे, बोलो इस समय, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लेट्स से मैं इस एंगल को थीटा मान लेती हूँ, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि va का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, बोलो ये वाला कंपोनेंट va sin थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री तुमको दिख रहा है, होगा। Yes, ma'am. और इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी v, है ना, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं लाइन ज्वाइनिंग के अलावा, तो ये कितना आ जाएगा, vb cos थीटा आ जाएगा। अब सोचो ये डंडा है, ये डंडा है, या चलो डंडा वैसे बना लो, ये डंडा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला पॉइंट बात करूं मैं इसकी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है vb cos थीटा, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है vb va sin थीटा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि ये डंडा की लेंथ मिनिमम होगी जब ये दोनों बराबर होंगे। अभी तो किया हमने, Yes, अभी क्या था, ma'am. तो हम क्या कर रहे हैं, va sin थीटा को vb cos थीटा के बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि v tan थीटा इक्वल्स टू vb अपॉन va बोल दिया। vb कितना है बेटा, vb कितना था 16, नहीं vb कितना था 12 और va कितना था 16, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से tan थीटा लिखूं, यहाँ से tan थीटा लिखूं, तो ये सामने वाली साइड कितनी है 100 माइनस 16 थी, और बेस कितना है 12 थी, ये 100 माइनस 16 थी और बेस कितना 12 थी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का रेशियो है, ये स्पीड अपॉन स्पीड का रेशियो है। तो यहाँ से इसको अपन ने क्या रख दिया 3/4 रख दिया, क्योंकि 10 37 है और 10 37 की वैल्यू 3/4 होती है। अब अपन ने 4 3 और 12 काटा, तो 100 माइनस 16 t इक्वल्स टू कितना आ गया 90 आ गया, तो 25 t इक्वल्स टू 100 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और मिनिमम सेपरेशन निकाल लेंगे 4 घंटे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया सेपरेशन? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. नोट कर लो। वैसे नोट तो कर ही रखा है ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैट और डॉग वाले का जो आंसर है, किसी का आंसर आया? मैम 2d अपॉन 2v माइनस q आ रहा था मेरा। क्या आ रहा था? 2d अपॉन 2v माइनस q। इसका आंसर आएगा dd अपॉन d स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो ध्यान दें कि कौन सा u दिया था। मैम मेरा ये आंसर आ रहा है डी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ रहा है, वी नहीं आ रहा आंसर के अंदर। डी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टाइम पूछा है ना मैंने तुमसे, तो मेरे बच्चा ने एक बात बता कि तेरा d स्क्वायर कैसे आ सकता है। तो d स्क्वायर तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर कहीं अपॉन मिस्टेक की होगी। हाँ तो मिस्टेक भी है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आ सकता, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आ Yes, सकता। ma'am. किस कौन बोल रहा है? यस मैम कौन बोल रहा है अभी? बच्चे का नाम क्या है? यशु। यशु। यशु हाँ यशु। चलो देखते हैं इसमें इसकी स्पीड में क्या लिखी बेटा? डॉग की स्पीड क्या लिखी है? u। यस मैम। और इसकी स्पीड क्या लिखी है? वी। v लिखी, ठीक है ना। चलो वो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए अब देखो मेरे को पहले तो पाथ ड्रॉ कर लेते हैं अपन, पाथ ड्रॉ। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि थोड़ी देर बाद कैट यहाँ आ जाएगी, है ना, और ये यहाँ आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना, इस तरफ। बोलो है ना, सही है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद क्या होगा कि वो इस लाइन पे यहाँ आ जाएगा, है ना। थोड़ी देर बाद कैट यहाँ आ जाएगी तो वो ऐसे मूव करेगा, मतलब ऐसे मूव करेगा कुछ इस तरह से, तो थोड़ी देर बाद तो यहाँ आ जाएगा। तो पाथ मेरा कुछ बनाऊं हुए ऐसा सा कुछ बन रहा है। सबको दिख रहा है क्या पाथ? यस मैम। और एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, अगर ग्राउंड में ऐसा हो रहा हो ना, तो ग्राउंड का डॉग भाग रहा हो सीधा ट्रैक पे और मान लो कैट को उसका पीछा करना, तो कैट का भी मोशन देखना ऐसा कुछ होगा, है ना, कि उसकी 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 जो नजर उसके कुत्ते पे होगी, वो अपना पाथ नहीं देखती, वो कुत्ते पे देखती है, जैसे जैसे कुत्ता पूरा वो भी मुड़ रही है, उसका पाथ जो है वो ऐसा होगा। ये तो हम ड्रॉ कर लेंगे जैसे मैंने कल सिखाया था कि इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, फिर इसकी डायरेक्शन कुत्ते की तरफ कर दो, ठीक है, फिर इसको और आगे ले जाओ, फिर इसकी डायरेक्शन दोबारा मोड़ दो, ऐसे ऐसे करके आप ड्रॉ कर दो, बन जाएगा आपका पाथ। तो ये पाथ हो गया आपका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मान लो टी टाइम में कैच करा, मान लो लेट कैट कैचेस अ डॉग इन टाइम टी, ठीक है, टाइम टी में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कैच तभी कर पाएंगे जब डॉग के द्वारा चला गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डॉग के द्वारा चला गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैट के द्वारा चला गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर, बोलो। यस मैम। क्योंकि देखो मान लो सपोज करो कि इसको कैच किया, लेट्स से मान लो x, 0 पे कैच किया, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या था, इसका कोऑर्डिनेट था -d, इसका कोऑर्डिनेट था 0, और इसका कोऑर्डिनेट था 0, 0। तो यार एक बात बताओ, जब ये दोनों कैच करेंगे वहां पर, तो दोनों का कोऑर्डिनेट 0 से x y x वाला और इसका भी 0 से x y, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। यस मैम। मैम है ना, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, देखना कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर कुत्ते के हिसाब से लिखूं तो u into t हो गया, कुत्ते के हिसाब से लिखूं u into t, यस मैम। स्पीड इनटू टाइम, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। अब अपन ना उसको कैट के हिसाब से देखते हैं, मैं डायग्राम अच्छे से बनाती हूं। तो मेरा ये ट्रैक है, एक्चुअली ये ट्रैक था, ये सेपरेशन मेरा d था, फिर मैंने थोड़ा सा कुत्ते की कैट की दिशा को कुत्ते की तरफ मोड़ते हुए जो पाथ बनाया, वो मेरा पाथ कुछ ऐसा आया, ठीक है ना। और मान लो यहाँ जाके कैच किया, तो ये डिस्टेंस जो होगी, क्योंकि वो कुत्ता u स्पीड से चल रहा था, तो वो ut होगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट चल रहा था,
जैसे मानो उसको पता ही नहीं हो कि कैट इसका पीछा कर रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कांस्टेंट स्पीड दी है सबको, Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, और मैंने बोल दिया लेट कैट कैचेस अ डॉग इन टाइम टी, तो ये डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो ये डॉग के हिसाब से हो जाएगा, डॉग के हिसाब से। अब कैट के हिसाब से क्या होगा, तो किसी इंस्टेंट में मान लो उसकी स्पीड v थी, इस इंस्टेंट में मान लो उसकी स्पीड v थी, ठीक है, और मान लो वो एंगल कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था, वो एंगल थीटा बन रहा था। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर v कांस्टेंट है लेकिन थीटा बदलेगा लगातार? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले शुरू में थीटा 90 डिग्री था, घटते 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 0 डिग्री हो जाएगा, तो बीच में थीटा लगातार बदल रहा है, यहाँ थीटा लगातार बदल रहा है, थीटा लगातार चेंजिंग, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं डिस्टेंस को, है ना, मैं डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम लिखती हूँ, मैं डिस्टेंस को यानी कि डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम लिखती हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मेरी स्पीड कितनी है, इस समय v cos थीटा है। अगर मैं कैट की स्पीड बोलूं तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है, v cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है, v cos थीटा। मैं इसमें एक लाइन और लिखती हूँ, डॉग का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इक्वल्स टू कैट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। डॉग का तो लिख दिया मैंने, अब कैट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में हॉरिजॉन्टल स्पीड तो आएगी, तो मैं vx into t लिखूंगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, vx into t? Yes, ma'am. लेकिन Yes, ma'am. vx into t तो मैं तब लिख पाती जब मेरा vx कांस्टेंट होता। जैसे ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में 200 किलोमीटर चलेगी, वो तो कांस्टेंट की ही बात होती है। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो कैसे करते हैं सॉल्व, कैसे करते हैं कि हम बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत छोटे डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि vx हमें पता होता है क्या होता है, dx/dt होता है, पता है क्या मुझे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर मुझे dx निकालना है तो मैं इसको vx into dt लिखूंगी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। अब शुरू मेरी बात, dx equals to vx into dt आता है, इसका मतलब ये है कि dt टाइम में छोटे से समय में आप कितना डिस्टेंस चलोगे, और जब आप उसको पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन का यही फायदा है कि मैंने क्या करा, मैंने इस कैट में यहां से लेकर यहां तक गया हुआ डिस्टेंस तो उसने ये कवर की, पर मैंने इसका dx निकाल लिया। मैंने देखा कि x डायरेक्शन में वो इतना चला है, dx x डायरेक्शन में उसकी इतनी बढ़ोतरी हुई है dt टाइम में। तो ऐसे करके मैं dx निकालते जाऊं तो मेरा सबका सब कितना आना चाहिए, UT. Okay. Yes, ma'am. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपको अगर कांस्टेंट दे रखा हो तो सीधा स्पीड इनटू टाइम करो, और अगर ये vx कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा लगातार बदल रहा है, तो इसलिए फिर मैं बहुत छोटे टाइम में बहुत छोटा लेंथ निकालूंगी और फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगी। ये होता है इंटीग्रेशन का फायदा, इसलिए पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है ये चीज? बोलो, इंटीग्रेशन का यही यूज है। जैसे तुमको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज समझ में आ गया, इंटीग्रेशन का ये यूज है कि अगर चीजें कांस्टेंट हो तो आप फॉर्मूले लगा दो, और नहीं हो तो आप इंटीग्रेट करो। और इंटीग्रेट कभी भी इस इंस्टेंट पे नहीं होगा, इंटीग्रेट को आप बीच का इंस्टेंट लो, और बीच का इंस्टेंट लिख के पहले आप बीच की लेंथ लिखो, और इनिशियल से लेकर फाइनल तक लिमिट लगाओ, तो आपका t इक्वल्स टू 0 ये वाला इंस्टेंट है, क्योंकि dt लिखा हुआ है ना, dt, तो t इक्वल्स टू 0 रहेगा, और यहाँ पर आपका t इक्वल्स टू t है, तो हम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक लिमिट लगाएंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं ut इक्वल्स टू v cos थीटा
इंटू टी हो जाएगा, सॉरी v cos थीटा इंटू dt हो जाएगा 0 से t। सही है क्या? बोलो यस मैम, सही है ना? यस मैम। ये लिख लिया, ये इक्वेशन नंबर बना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? ये इक्वेशन नंबर हमारी बना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। सुन लो मेरी बात को बहुत ध्यान से। जैसे तुम है ना अपने वर्क को पढ़ोगे, वर्क को, तो तुम पढ़ोगे कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लो फोर्स वेरिएबल है तो तुम कहोगे कि वर्क को पहले आपको छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, ds डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पहले छोटा वर्क निकालना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करोगे तब टोटल वर्क। तो हर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर वो वेरिएबल है तो ऐसे ही मैं सिंपल स्पीड इनटू टाइम लिख सकती थी अगर स्पीड कांस्टेंट होती, बट अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो मैं बहुत छोटे टाइम में स्पीड को लगभग कांस्टेंट मानते हुए पहले मैं बहुत छोटी लेंथ निकालूंगी और फिर उस लेंथ का सम करूंगी तो टोटल लेंथ निकलेगी। ये है मतलब। ये क्यों सिखाया है? तो इसलिए सिखाया है कि अगली बार इंफॉर्मेशन का यूज करना आ जाए आपको। अब सुनो, अब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अप्रोच कितने से हो रही है, अप्रोच कितने से हो रही है वो बताओ। तो मैं ऐसा कह दूं कि सपोज करो कि ये इस समय इसकी स्पीड v थी, ऐसे स्पीड इसकी समय v थी और इसकी स्पीड कितनी थी? u थी, ऐसे है ना? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, है ना? अपन ने मान लो कोई ये इंस्टेंट लिया और इस समय आपका डॉग जो होगा वो यहाँ पर होगा और ये u स्पीड से जा रहा है ऐसे, और ये जो है आपकी कैट है, कैट की डायरेक्शन v है और एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो मैं इस समय अप्रोच वेलोसिटी निकालूं, बताओ कितनी होगी? तो लाइन जॉइनिंग ये कैट और डॉग को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग ये है, बोलो। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ऐसा बोल सकते हैं कि कैट तो पूरा का पूरा डॉग की तरफ है तो v, और डॉग का जो कंपोनेंट आएगा वो उस लाइन जॉइनिंग का लॉन्ग कितना आएगा? ये थीटा मान लो, तो ये कंपोनेंट कितना आ गया? u cos थीटा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि v माइनस u cos थीटा आ गया अप्रोच वेलोसिटी। देखना, डॉग और कैट को मिलाने वाली लाइन ये है, लाइन जॉइनिंग ये है। तो कैट की पूरी स्पीड डॉग की तरफ है तो v तो मैंने ऐसा बना दिया और u इस तरफ है तो u का कंपोनेंट लिया डॉग और कैट को मिलाने वाली लाइन के अलावा, तो u cos थीटा से डॉग तो दूर जा रहा है और कैट पास जा रही है तो v अप्रोच कराने के काम आ रहा है और डॉग का u cos थीटा दूर ले जाने के काम आ रहा है, इसलिए माइनस साइन आया। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। 100% ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तभी डॉग, तभी कैट डॉग को पकड़ पाएगी। अगर ये चीज नेगेटिव आ रही है इसका मतलब तो ये हो गया कि सेपरेशन हो रहा है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो तुम्हें क्वेश्चन आप ये दिखेगा v ग्रेटर देन u एंड ऑब्वियस सी बात है अगर v u से बड़ा है तो v u cos थीटा से तो बड़ा होगा ही होगा क्योंकि cos थीटा एक लेस देन 1 क्वांटिटी है। अगर किसी भी चीज को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उससे भी छोटी हो जाएगी, तो अगर v u से बड़ा है तो u cos थीटा से तो होगा ही होगा। क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। है ना? क्वेश्चन में गिवन होगा ये चीज। चलिए एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बताओ कि शुरुआत में सेपरेशन कितना था? आपका d था और बाद में सेपरेशन कितना हो गया होगा? 0। 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसको लिख लो, पहले यहाँ तक इसको लिख लो, यहाँ तक लिख लो, बताऊंगी मैं। मैम ये डायग्राम किस इंस्टेंस पे है? क्या? मैम ये डायग्राम किस इंस्टेंट पे है? कौन सा डायग्राम? ये वाला इंस्टेंट, ये वाला? यस मैम। ये इसी इंस्टेंट पे बनाया है कि जब कैट यहाँ पर है, डॉग कुछ यहाँ पर होगा, तो डॉग की तरफ होगी ना उसकी वेलोसिटी पूरी, जैसे अपन ने ये नहीं बना हुआ इस समय, इसका मतलब डॉग बिल्कुल सामने होगा,
तो मैंने कोई बीच का इंस्टेंट लिया है जो एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा पे बात की, उसी इंस्टेंट थीटा पे यहाँ बात की, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन के आप फैमिलियर नहीं होगी, इंटीग्रेशन का आप यूज कर पाओ, है ना, लेकिन ये पहला क्वेश्चन पढ़ा है आपका जिसमें आपने इंटीग्रेशन की सीखी है चीजें। अब धीरे धीरे आएगा ये, जब अपन नवंबर दिसंबर में पढ़ेंगे ना वेरिएबल चीजें, तब तुम फैमिलियर हो जाओगे इस क्वेश्चन पे। अभी तुम्हारे लिए नई चीज है, तुम्हारा आंसर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए ये पार्ट नया था, ये वाला पार्ट। इसमें ये सीखना था कि जब भी कोई वेरिएबल चीज होगी तो वेरिएबल चीज को हमेशा इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। आप डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम मत लिखो कोई चीज को, स्पीड वेरिएबल है ना, स्पीड वेरिएबल है ना, तो फिर छोटे टाइम को लो, छोटे टाइम में स्पीड से मल्टीप्लाई करो तो छोटी लेंथ आएगी, फिर उस लेंथ का सम कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन सम देता है, तो सम कर दो, तब जाके आपकी ओवरऑल लेंथ निकलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए तो आगे बढ़े। यस मैम। चलो आगे देखते हैं क्या है। तो मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है कि वैसे तो मैं टाइम जो है वो मैं सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख सकती हूँ, पर कब लिख सकती हूँ, जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट हो, सीधा जैसा आपने देखा था वो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में, वो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में, और जो हेक्सागन वाला क्वेश्चन था, उन सब में वो क्या था, कांस्टेंट का अप्रोच वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे सेम आ रही थी, हर इंस्टेंट पे सेम आ रही थी, याद करो। हाँ मैम। है ना, हर इंस्टेंट पे भले ही वो स्क्वायर छोटा हो रहा था, भले ही वो ट्रायंगल छोटा हो रहा था, पर अप्रोच वेलोसिटी सेम आ रही थी, क्योंकि अगेन छोटा स्क्वायर बन रहा था, छोटा हेक्सागन बन रहा था, छोटा ट्रायंगल बन रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, दिख रहा है आपको? यस मैम। तो अगेन इंटीग्रेशन होगा। अब कैसे होगा, तो आप सोचो कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई, मैं इसको ऐसे समझा दूं आपको कि कोई, जैसे अगर आपको वेरिएबल चीज दे दी जाए तो वैसे बोलो कि सेपरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम t, ये तो कांस्टेंट के लिए बात होती है। पर अगर मान लो आपका अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो अगेन आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे और छोटे टाइम के लिए आप बात करोगे, छोटे टाइम के लिए, समझे, छोटे टाइम के लिए, समझे बेटा। अगेन वेरिएबल है तो छोटे टाइम के लिए बात करोगे, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ये तो तब वैलिड है जब आप कांस्टेंट हो, तब आप सीधा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हो। पर अगर आपका ये वेरिएबल है तो आप, मैंने सबसे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई किया है, वी अप्रोच इनटू टाइम लिखा, लेकिन वो वेरिएबल था इसलिए मैंने छोटे टाइम के लिए बात किया, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगी। बोलो अप्रोच वेलोसिटी क्या है, बताओ क्या है अप्रोच वेलोसिटी, v माइनस u cos थीटा, दिख रहा है तुमको, इनटू dt। और सेपरेशन जो है वो ऐसा हो सकता है, लेट्स से मैं उसको डिनोट कर देती हूं s से, तो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई वो तो सेपरेशन है, क्योंकि तुम पहले इंटीग्रेशन हटाओ एक बार, तो अगर तुमने टाइम छोटा ले लिया तो सेपरेशन भी बहुत कम, मतलब बहुत छोटी लेंथ से कम होगा उस समय, तो मैंने उसको dx बोल दिया, dx, और वो dx जो है वो t इक्वल्स टू 0 में कितना था, सेपरेशन कितना था, तो d था, और t इक्वल्स टू d पे सेपरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। नहीं समझ में आया ना ये चीज, देखो लेट सेपरेशन को हम डिनोट करते हैं सेपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, ठीक है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि सेपरेशन के बढ़ने का रेट, सेपरेशन के बढ़ने का रेट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होगा, बोलो
ऐसा हो सकता यस है? मैम, यस हो सकते हैं ना? ठीक है। और सेपरेशन के घटने का रेट, सेपरेशन के घटने का रेट हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं। बोलो। यस मैम, तो Yes, ma'am. हमारा अभी सेपरेशन घट रहा है, तो घट रहा है इसका मतलब हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सामने रखी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं dx इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt। अब सोचो t इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि यहां dt लिखा हुआ है, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये क्या चीज है? सेपरेशन। सेपरेशन कितना है बताओ? डी और जब आप ये बढ़ जाएंगे, यानी कि जिस टाइम को t मान लो उस समय सेपरेशन कितना हो जाएगा? 0। 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन x और 0 माइनस d, और इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कि अप्रोच कितनी है? v माइनस u cos थीटा, ठीक है ना, इनटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस d इक्वल्स टू, देखते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, अलग अलग कर देते हैं। तो 0 से t v dt माइनस 0 से t u cos थीटा इनटू dt। बोलो। यस क्लियर है? अब सुनो, अब सुनना यहाँ से बहुत ध्यान से। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक चीज लिखी हुई थी कि v cos थीटा इनटू t, सॉरी v cos थीटा इनटू dt, 0 से लेकर हम इंटीग्रेट करते हैं t तक, तो ये तुम्हारे पास ut लिखा हुआ था। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं, we know we have solved, है ना, यहाँ तक कर चुके थे हम प्रीवियस इक्वेशन में, तो v क्यों कांस्टेंट था, थीटा बदल रहा है, v तो कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल दो 0 से मैम t। क्या हो गया? साइड पर नहीं दिख रहा। क्या? अच्छा साइड में नहीं दिख रहा, चलो ठीक है ठीक है। अब देखा, यस मैम, जब भी अभी कभी सॉल्व करके लाए थे ना, वो लिखा हुआ था, याद करो, देखो जब v cos यस मैम, तो उसमें से v को बाहर निकाल लिया, क्योंकि v और u कांस्टेंट है, थीटा बदल रहा है, थीटा को हम नहीं बाहर निकाल सकते। तो यहाँ से 0 से t cos थीटा dt को मैं ut अपॉन v लिख सकती हूँ। v को नीचे ले लेंगे, यस मैम, समझे? तो यहाँ से देखो कि u कांस्टेंट है, मैं इस u को बाहर निकाल लेती हूँ, और 0 से t cos थीटा dt को, 0 से t cos थीटा dt को मैं इंटीग्रेट करके जो मैंने लिखा हुआ है वो ut अपॉन v बोल सकते हैं। यस मैम, और ये v कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो ये माइनस b इक्वल्स टू vt माइनस u स्क्वायर t अपॉन v हो गया। Yes. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा vt विद माइनस साइन इक्वल्स टू v स्क्वायर t माइनस u स्क्वायर t। तो यहाँ से t हो जाएगा आपका vd अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है ना, vd अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अच्छा एक गड़बड़ ये हुई है अपने से, एक गड़बड़ मेरे को दिख रही हुई है कि हमने ये बात का ध्यान नहीं दिया कि आपका x जो था वो डिक्रीजिंग था, तो कोई चीज डिक्रीजिंग होती है तो आप माइनस साइन लगाते हो पहले, जैसा आपने रिटार्डेशन में भी लगाया हुआ है माइनस साइन, याद करो, याद करो, रिटार्डेशन में भी लगाया होगा माइनस साइन। यस मैम, है ना, तो माइनस साइन यहाँ पर चलेगा, माइनस साइन यहाँ पर चलेगा, तो चलो माइनस साइन ले लो यहाँ पर, तो ये प्लस भी आ जाएगा, ये प्लस भी आ जाएगा, तो ये प्लस भी हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर चलेगा, ठीक है ना, ध्यान से आ जाएगा। इस चीज को हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन सीखा है और कुछ नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन सीखा है हमने बस।
मैम ये जो क्वेश्चन है इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा ना, क्या? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा ना ये? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन किसका रिटार्डेड मोशन है? किसका? मैम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह सकते हो, बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो आपका रिटार्डिंग है, बिल्कुल, आपका लगातार घट रही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नहीं, तो मैम फिर इसमें एवरेज वेलोसिटी। बट मैम यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है क्या? सुनो मेरी बात, इसमें यूनिफॉर्मली रिटार्डेड वर्ड तुम निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर cos थीटा वाला टर्म हो रहा है बेटा, cos थीटा वाला टर्म, मतलब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड का मतलब होता है वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से घटे, मतलब वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट जब तुम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को डिफरेंशिएट करोगे ना बेटा, तुम देखना v माइनस u cos थीटा को तुम डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, v माइनस u cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज तो जीरो आ जाएगी, पर cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाय dt, तो ये जो एक्सेलरेशन है ना ये कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो इसको यूनिफॉर्मली रिटार्डेड या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोल सकते। और एवरेज वाले फंडे तब लगते हैं जब कोई चीज लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, जैसे उस रिवर प्रॉब्लम में आपका जो रिवर की वेलोसिटी थी वो लीनियरली, यानी कि आप उसका ग्राफ बनाओगे ना रिवर प्रॉब्लम में, रिवर की वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो वहां पर एवरेज के फंडे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज का फंडा नहीं लगेगा मुझे, समझे? अब जो एवरेज का फंडा है ना वो मैं जब आगे तुम चैप्टर्स पढ़ोगे तो दो चार बार जगह आएगा ये एवरेज वाला सीन, तुम इंटीग्रेशन से जो आंसर निकालोगे और जो तुम एवरेज निकाल के आंसर निकालोगे वो सेम आ जाएंगे, तो वहां तुम्हारे को ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तो तुम अभी इस पॉइंट को होल्ड कर लो कि कहां एवरेज वाली चीज लग जाती है ना, अभी इस पॉइंट को होल्ड कर लो, और अगर तुम्हें ज्यादा ही समझना है तो तुम इतना कर सकते हो कि भाई जहां पर कोई चीज लीनियरली इंक्रीज हो रही होगी, लीनियरली समझते हो, स्ट्रेट लाइन कर्व में इंक्रीज हो रही है, वहां तुम एवरेज के फंडे लगा सकते हो, ठीक है? ठीक है बेटा? मैम मैम रिवर हाँ बोलो बोलो। मैम रिवर river प्रॉब्लम को एक बार स्ट्रेट लाइन में बता दो, एक बार एवरेज लेके, एवरेज से हुआ नहीं था। अब बेटा मेरा ना सुनो, मैं पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लूं, इसको लिखो, इसमें आधा घंटा लग गया समझाने में, 6:46 हो गए, कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? 6 बजे हुई थी ना? हाँ, पौन घंटा हो गया। सुनो मेरी बात, एक चीज और सुन लेना आप लोग, अभी तूने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? सुनना, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि कोई भी कांस्टेंट चीज होगी हम डायरेक्ट फॉर्म में लगा देंगे, हम अगर हमारा एक्सेलरेशन 0 है तब तो हम सिंपल ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना? बेसिकली वैसे ही आता है s इक्वल्स टू u से, फिर u इक्वल्स टू s अपॉन t, t इक्वल्स टू s अपॉन u, ये फॉर्मूला लगेंगे। एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू u प्लस half at स्क्वायर और s v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस twice of as, ये तब जब एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, और उसके अलावा कोई भी सिचुएशन है वो कैसे सॉल्व होगी? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है? अब इंटीग्रेशन का यूज पहली बार आया है तुम्हारी लाइफ में, मतलब जो ढंग का यूज है कि भाई हमें Yes, ma'am. चमकेगा कैसे कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होगा, ये चमकने वाली चीज पहली तो रिवर प्रॉब्लम में आई थी, दूसरी बार यहाँ आई है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे फिजिक्स में तो तुम खुद इस चीज को जज कर लोगे कि ये सॉल्व इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है? क्लियर है? Yes. है ना? चलो अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मतलब हम परेशान हो गए, हमें फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये प्योर जेई एडवांस या ओलंपियाड प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मतलब हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना? बस हमको समझ में आ गया क्वेश्चन, यही बहुत है, करना तो बहुत दूर की बात है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
क्या बताना था मेरे को, कंडीशन टू पोलाइट है ना, कंडीशन टू पोलाइट, इसको अपन वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कल कि मैं बोला इसको छोड़ देती हूँ, लाइट है ना चली गई है। कंडीशन टू पोलाइट देखते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो मैंने आपको सिखाया था कि VAB कैप मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ RAB, समझाया था मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा एक बात बताओ कि अगर सपोज करो मुझे ये पॉइंट दे रखा है A 1, 2, 3 से लेकर मुझे एक वेक्टर निकालना है B की तरफ, जो पॉइंट है मान लो 4, 5, 6। तो मुझे जरा RAB वेक्टर लिख के बताना कैसे लिखेंगे, क्या होगा उसका वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे बताओ? पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कैसे लिखेंगे? यानी कि A पे बैठकर मैं B की लोकेशन क्या बताऊंगी या B की पोजीशन क्या बताऊंगी, ये उंगली से बताऊंगी। तो इस उंगली को किस वेक्टर से लिखूंगा? हाँ, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 4 - 1 3i क्या, 5 3j क्या, 6 - 3 3k क्या। मतलब आप फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स करते हो ना पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, कि आपका एरो अगर A से B जा रहा है तो आपका उस एरो का जो वेक्टर लिखा जाएगा वो B - A करके लिखा जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. तो आप सोचो कि मुझे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मुझे डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। Yes, ma'am. है ना? बोलो। मैम Yes, ma'am. सही है ना? ये सही सही लिखा है ये क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेक्टर क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है A की विद रिस्पेक्ट टू B, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई और उसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये VAB का गैप आ गया। अब RAB का गैप लिखते हैं। तो RAB का गैप लिखने के लिए मेरे को पता है कि ये वेक्टर कहां से कहां जाना चाहिए, A से B की तरफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन लिखेंगे तो RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर अपॉन RB माइनस RA लिखते हैं। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना हमेशा। Yes. Yes, ma'am. क्योंकि क्योंकि सपोज करो कि तुम्हारा A यहाँ बैठा है और B यहाँ बैठा है, तो तुम इस B को रोक दो, स्टॉप कर दो, तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है A विद रिस्पेक्ट टू B वो B की तरफ होनी चाहिए। वो B के उल्टा हो गया तो कोई फायदा नहीं है, बोल सकती। Yes, ma'am. Ma'am. जरूरी कि A to B वाला वेक्टर लिखना है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हमें भाई हो सकता है एग्जाम में ये याद नहीं रहे कि कहां पहले B था कि पहले A था, दूसरा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अगर लर्न करने के हिसाब से बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम जिस फॉर्मेट में V को लिख रहे हैं उसी फॉर्मेट में आप A को पोजीशन वेक्टर को लिख लो और उसके आगे माइनस साइन लगा दो। माइनस साइन तुम आगे फिजिक्स में पढ़ोगे कि माइनस साइन अट्रैक्टिव फोर्स के लिए यूज होता है और प्लस साइन रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे की तरफ, माइनस साइन बताएगा दूसरे की तरफ, मतलब बी की तरफ, समझे? और प्लस साइन होगा तो बी से दूर। माइनस साइन मतलब टुवर्ड्स होता है फिजिक्स में मीनिंग इसका, ठीक है? उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि तुम्हें जब भी कोई ए पार्टिकल दिया जाएगा, ए पार्टिकल, तो तुम उसकी उस ए पार्टिकल की वेलोसिटी में से बी पार्टिकल का घटाओगे, इधर पोजीशन ए में से बी का घटाओगे, तो उससे क्या याद रहेगा। समझ लो इस माइनस साइन से उससे क्या कंफ्यूजन हो सकता है, गलती लिख सकते हो तुम। चलो इसको और लगा के लिख लेना।
आगे बात करें, बढ़े आगे, लिख लिया हो तो चलो एक चीज मैं बताती हूँ कि जैसे सपोज करो कि ये तो कंडीशन ऑफ कोलिजन हो गया। अगर कोलिजन नहीं हो रहा होगा तो वो क्या कर रहे होंगे? अगर कोलिजन नहीं होगा तो वो क्या पूछेंगे? मिनिमम सेपरेशन पूछेंगे। तो वो दो चीज पूछ सकते हैं, मिनिमम सेपरेशन पूछेंगे एंड इंस्टेंट when they will be at minimum separation। अब सुनो, मैं ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तीन तरीके देख लिए, ये तो हमने सॉल्व कर लिया और तीन तरीके देख लिया। अब क्या जरूरत है इसकी पढ़ने की? क्या अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में दे दे क्वेश्चन इज इन वेक्टर फॉर्म, जैसे वो अभी तो आपको दिया था ना डायग्राम बना के कि यहाँ पर कार है आपकी v, यहाँ पर कार है ऐसे चल रही है स्पीड है ना, ये दूरी आपको दे रखी है 100, पर अभी सच में ऐसे दे दे मान लो कि कार ए के लिए पोजीशन वेक्टर है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कार ए की जो स्पीड है वो इतनी है 3i कैप माइनस 4j कैप। मान लो कार बी है, उसकी वेलोसिटी है मान लो 4j कैप और उसका जो लोकेशन है वो मान लो -5i कैप है। अब बता दो साहब कि इनका मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? तो तुम ऐसे दूर से फिरोगे, उसका डायग्राम बनाते फिरोगे या एंगल निकालते फिरोगे? बताओ क्या करोगे तुम? क्या करोगे अगर मान लो ऐसी सिचुएशन देखी जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? वेक्टर भी सॉल्व करना पड़ेगा ना फिर रिलेटिव से। Yes. तो मिनिमम सेपरेशन जो है और इंस्टेंट व्हेन दे विल बी एट मिनिमम सेपरेशन उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ रिलेटिव से कर सकते हो, रिलेटिव से मिनिमम सेपरेशन फिर से बेटा वही बात होगी ना, होगा तो रिलेटिव से, सुनो होगा तो रिलेटिव से, लेकिन आप सब तो रिलेटिव से आप RA माइनस RB कर सकते हो, BA माइनस BB कर सकते हो, पर मिनिमम सेपरेशन क्या बताओगे? फिर से रिलेटिव से ट्राई करो, चलो है ना, करना एक बार ट्राई। मैं बताती हूँ कैसे करेंगे इसको, मैं बताती हूँ, मैं इसका एक फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। और शायद इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है मेंस में, ऐसा मुझे याद आ रहा है, नहीं एडवांस में पूछा है ना, कि इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन पूछा है शायद, मेरे को याद कंफर्मेशन नहीं है, मिल जाएगा अपनी शीट में अगर होगा तो करते हैं कैसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, उस फॉर्मूले को भी निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे पिछली बार आपका जो वी स्पीड था वो इस तरफ था, वीबी सॉरी वीबी इस तरफ था, ठीक है, था नहीं था, है ना, और वी स्पीड आपका इस तरफ था, वी स्पीड आपका इस तरफ था, ठीक है, ये बात हो गई आपकी, है ना। अब ऐसे कहना चाहती हूँ कि मैं अगर ए को रोक दूं तो बी ए को उल्टा करके दूंगी मैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो आ गया आपका, ये जो चीज है ये रिलेटिव वेलोसिटी चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चल रहा है ना। Yes, sir. तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इस पॉइंट ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और हम इस चीज को बोल रहे हैं आर मिनिमम। तो अगर मुझे आर मिनिमम निकालना है वेक्टर फॉर्म में, इसको मिटा दूंगा, आर मिनिमम निकालना है वेक्टर फॉर्म में, नहीं समझ में आया तो छोड़ दूंगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, एडवांस में चेक कर लूंगी कि है कि नहीं, पूछा नहीं जाता जनरली, इट इज अवॉइडेड, और मतलब हो सकता है एक बार पूछा गया हो, एक बार मैं श्योर नहीं, बट उससे पहले तो कभी नहीं पूछा गया इस फॉर्मूले में, बट क्योंकि हमारी शीट में दे रखा है फॉर्मूला थ्योरी में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, वरना मैं बताती ही नहीं। तो आप चाहो तो जेई मेन के लिए तो फिर अवॉइड करना ही इस चीज को, जेई एडवांस के लिए भी चॉइस है, पढ़ते जाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक जो
बिना फॉर्मूले बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, उस तरह के क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। जैसे कैट और डॉग वाले में, कैट और डॉग वाले में कोई फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट था, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड चीज होगी, तो ये कम पूछे जाते हैं एडवांस में, ठीक है। घबराना मत, है ना, आराम से प्यार से दोबारा समझा दूंगी अगर कल नहीं समझ में आया तो, पर इसको समझो एक ही बार में। आर मिनिमम निकालने का मतलब ये हो गया कि मैं ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या बोल सकती हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक का जो वेक्टर है, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बोलो बोल सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। और सुनना बहुत ध्यान से, और सुनना बहुत ध्यान से, ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया, क्योंकि एरो मेरा ए से बी की तरफ जा रहा है, तो b विद रिस्पेक्ट टू a मैंने पोजीशन वेक्टर बोल दिया। उस पोजीशन वेक्टर का या उसका मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना है, ये वाला कंपोनेंट। तो अगर मान लो मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ r मिनिमम इज r b विद रिस्पेक्ट टू a डॉट cos थीटा, बोलो यस मैम। Yes, ma'am. अब cos थीटा हमने क्या सीखा है, वो cos थीटा देखते हैं किस किस के बीच में एंगल है। तो r भी तो ये हो गया, है ना, cos थीटा से ये तो इस थीटा को ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि उल्टा लिखवा दिया मैंने, उसको sin थीटा कर लेते हैं, ये वाला बेटर रहेगा, sin थीटा कर लेते हैं। कौन सा एंगल बेटर रहेगा, ये 90 माइनस थीटा थीटा ले लेते हैं, तो ये बीपी है, थोड़ा सा इजी तरीका बताऊंगा ना। एक मिनट रुको, थोड़ा कचरा हो गया है ना, थोड़ा सा रुको। ये तुम्हारा क्या है, बी है, मान लो यहाँ पर ये ए है ना। वीबी की वेलोसिटी मान लो ऐसी थी, वीए की वेलोसिटी मान लो ऐसी थी, और जब तुमने ए को रोका तो वीए उल्टा हो गया, और ये तुम्हारा जो वेलोसिटी है ये तुम्हारा क्या हो गया, वी बी हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। मैं इस एंगल को निकालना चाहती हूँ, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं टेल टू टेल ना रखना चाहती हूँ, एंगल को टेल टू टेल रखना चाहती हूँ। टेल टू टेल देखो, मुझे बीबी ऐसा दिख रहा है, मैं अलग से बना देती हूँ, बीबी ऐसा दिख रहा है, और मैं ना पोजीशन वेक्टर पिछली बार मैंने b का a के रिस्पेक्ट में लिखा था ना, मैं आपकी बार पोजीशन वेक्टर उल्टा ले लेती हूँ, मैं a का विद रिस्पेक्ट टू b ले लेती हूँ पोजीशन वेक्टर। उससे क्या होगा, एरो नीचे आ जाएगा बेटा, और ये वाला एरो और ये वाला एरो के बीच में जो एंगल आ जाएगा वो cos थीटा दिख जाएगा। अगर मैं उल्टा एरो लेती थी ना, उल्टा एरो लेती ऐसे ऊपर वाला एरो, तो फिर एंगल 180 माइनस थीटा होता, वो गड़बड़ करता, वो गड़बड़ करता, समझ रहे हो। ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा दिख रहा है, तो ये नीचे एरो आ गया। अगर मान लो सपोज मैं एरो को ऊपर बना देती हूँ, आर बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फिर एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर मुझे cos 180 माइनस थीटा लिखना है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वी बी ए वेक्टर डॉट आर बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वी बी ए का मैग्नीट्यूड डॉट आर बी ए का मैग्नीट्यूड, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बोलो मैम आप Yes, एक बार ma'am. से बताओ ना। क्या, मैम फिर से समझा दो। फिर से समझाओ। देखो देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपन जब मुझे अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिफाइन करना है, मतलब मुझे ए पे बैठ के बी की लोकेशन बतानी है, तो मैं ए पे बैठ गई और बी की लोकेशन ऐसे बताऊंगी ऊपर, यस मैम। तो मेरा जो वेक्टर जाएगा
वो ए से बी की तरफ जाएगा ना, बोलो ए से बी की तरफ, बोलो हाँ मैम। यस मैम। ए से बी की तरफ जाएगा तो उस पोजीशन वेक्टर का नाम हम बोलेंगे आर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए पे बैठ के। आर बी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी की लोकेशन बताई है ए पे बैठ के, तो ए पे बैठ के बी की लोकेशन बताओगे तो ऊपर ही तो बताओगे, ऐसे क्यों क्लिक करोगे, ऐसे ही बोलो बोलो। यस मैम। अब तुम इस एंगल को थीटा बोल दो, देखना इस एंगल को थीटा बोल दो, इस एंगल को थीटा बोल दो। ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए था, क्यों, क्योंकि यहां तुम्हारी बी थी और ये उल्टा कर दिया था तुमने ए को, ए बी ए वेलोसिटी को उल्टा कर दिया बी ए नेगेटिव, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, बी बी ए होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो अभी बी बी ए और आर बी ए में जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। तो हमने ये तो सीखा है cos थीटा निकालना है, तो हम a डॉट p अपॉन ab कर सकते हैं। तो अभी यस मुझे मैम। bba और rba में जो एंगल दिख रहा है टेल टू टेल एंगल, वो कितना दिख रहा है बताओ, 180 माइनस तो 180 माइनस थीटा cos bba वेक्टर डॉट rba वेक्टर अपॉन उनका मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखा है ना ये चीज, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब सोचो कि अगर मान लो मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है r मिनिमम, तो मुझे इस पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, उसी को मैं r मिनिमम बोलूं। क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ये जो पोजीशन वेक्टर है r b विद रिस्पेक्ट टू a, उसका कौन सा कंपोनेंट है, sin थीटा। r b a वेक्टर तो ये हो गया, लेंथ उसकी इसके बराबर हो गई, बोलो। उसका sin थीटा कंपोनेंट भी तो निकालना है, बोलो। यस मैम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो r मिनिमम होगा, r मिनिमम जो होगा, r मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, वो होगा r b a डॉट sin थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा, ये cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा होता है कि नहीं होता, बोलो। है ना, होता है ना। अच्छा अब ये बताओ कि sin थीटा वाली जो चीज है वो कैसे निकलती है, तो वो ऐसे निकलती है, r b a sin थीटा निकलता है तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से, तो b b a क्रॉस r b a क्रॉस क्रॉस हो गया और नीचे मैग्नीट्यूड ले लो, तो v b a डॉट r b a, तो ये चीज तो कट गई, तो तुम्हारा क्या बन गया, v b a क्रॉस r b a क्रॉस नीचे क्या आ गया, v b a, ये तो तुम्हारा आ गया इसका फॉर्मूला r मिनिमम का। और टाइम निकालना हो टाइम, तो टाइम मुझे पता है कि जब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा, वो समय कितना होगा, r b a cos थीटा, क्योंकि ये वाली दूरी कितनी होगी, बोलो ये वाली दूरी, r b a का कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos थीटा कंपोनेंट, r b a cos थीटा डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है इस पे, v b a। अब उस cos थीटा को हम यहां रख दें, उस cos थीटा को हम यहां रख दें तो टाइम निकल जाएगा। पर टफ लग गया, टफ लग गया, एक काम करो अपनी शीट मैम। खोलो, शीट खोलो। मैम हाँ बोलो। मैम आपने sin थीटा कैसे निकाला था? sin थीटा बेटा तुमने पढ़ा अपना a क्रॉस b जो होता है वो a हाँ b मैम sin ठीक है थीटा मैम, होता है, मैम याद आ गया। तो sin थीटा क्या हो गया, a क्रॉस b अपॉन a b हो गया ना। यस मैम। अब आपने ये भी सीखा होगा कि वेक्टर लगा के ही डंडे लगा दो, या सिर्फ आप ये लिख दो, बात तो एक ही, दोनों चीज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, यस मैम। है ना, सीखा ना ये चीज। तो मैंने नीचे सिर्फ डंडे नहीं लगाए, मैंने डंडे और नोट नहीं लगाया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे ये चीज, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप है ना रिलेटिव क्वेश्चन की शीट खोलो एक बार, मैं आपको फोटो भेज दूं, चलो मैं खुद ही भेज दूंगा। देखो ये चीज मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकती थी, है ना, और मैं कहती हूँ फॉर्मूला को याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है,
लेकिन मैंने आपको ये फॉर्मूले सिखा दिए कि कैसे आएंगे, क्योंकि अगर बाय चांस तुम भूल जाओ एग्जाम में तो तुम इस एक कोई सा भी केस लेके तुम निकाल सकते हो। देखो मैं फोटो डाल दूं, फोटो डाल दूं मैं ग्रुप पे, पर जाओ वापस से देखना एक बार J1। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले देखो, डाउट ग्रुप में या फिर जो ग्रुप है हमारा? दोनों ग्रुप पे डाल दिया मैंने, डाउट पे भी और उसके फॉर्मूला लिखा आपको। देखो क्या लिखा है बताओ। If the initial position of two particles are R1 and R2 and their velocities are given and V2, then shortest distance between them is this। ये लिखा है, देखो लिखा है लिखा है F vector into V vector यस मैम ये F1 ये लिखा है। और टाइम वाले में देखो डॉट्स वाला साइन आ रहा है, डॉट वाला साइन, cos थीटा में डॉट प्रोडक्ट आएगा। और माइनस साइन पता है क्यों आ रहा है? इस माइनस cos थीटा की वजह से, क्योंकि माइनस cos थीटा इसके बराबर है, तो cos थीटा में माइनस बनेगा। समझे? Yes, ma'am. तो अब तुम्हें कॉपी में क्या लिखना है ना? कॉपी में क्या लिखना है? कॉपी में क्या लिखना है वो देखो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, मैम मैंने समझाने के लिए बता दिया। आप लिखो कि if collision does not happen तो मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा और टाइम पूछेगा, एंड टाइम पूछेगा। तो वो कब करना है? सपोज the initial position vector of A and B are R1 and R2 vector, and initial velocities are, तुम आगे और आगे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। initial velocities are V1 vector and V2 vector, then R minimum equals to, क्या लिखा है फॉर्मूले में? R12 क्रॉस V12 divided by V12। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली बात है कि V12 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और T मिनिमम क्या है? T मिनिमम है माइनस R12 डॉट V12 डॉट V12 का स्क्वायर, या तो स्क्वायर ले लो डायरेक्ट, या मैग्नीट्यूड लगा के स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट समझा दिया मैंने आपको, डायरेक्ट लिख लो, वो सब चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैम जो आपने समझाया था वो लिखना नहीं था क्या? वो मैंने आपको ये फॉर्मूले कैसे आए ये समझाने के लिए लिख पाया था। अब आपकी इच्छा है तो लिख लेना, और नहीं इच्छा है तो रहने देना। फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, समझ लो बेटा, फॉर्मूले याद रखने हैं। यस मैम ठीक है बेटा। जहां V12 क्या है? V12 है V1 माइनस V2, और R12 क्या है? R1 माइनस R2। बाई चांस किसी को कंफ्यूजन हो जाए, मैम हाँ बोलो। मैम रिलेटिव खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया, इसके बाद बस ये लास्ट है, खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ मैम अब एक आप कौन सा क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करोगे? होमवर्क का एक्सरसाइज 1 तो मैंने आपको दे दी थी होमवर्क में। यस मैम ठीक है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना आप लोग, हो जाएगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. कर लोगे ना? मैंने काफी दिन से होमवर्क दे रखा है, इसलिए बोल रही हूँ, यस मैम है ना? पार्ट 1 चलो एक काम करना, पार्ट 1 कर लेना पूरा,
और पार्ट 2 के क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो पार्ट 2 को जस्ट हाफ कर लेना। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन हो तो 5 क्वेश्चन कर लेना, 12 मैम हो 11 है 5 कर लेंगे। ठीक है ना, तो पार्ट 2 को हाफ कर लेना। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मैम और मैम एक्सरसाइज 2 का है ना ये? क्या मैम एक्सरसाइज 2 का है ना ये, पार्ट 1 और पार्ट 2? हाँ, एक्सरसाइज 2 का है। एक्सरसाइज 1 तो मैंने कब की दे रखी है, एक्सरसाइज 1 तो मैंने कब की दे रखी है, कल डिस्कस करूंगी क्लास में होमवर्क। ठीक है, अब बच्चों दो चीज मुझे बोलनी है आपको, दो चीज बोलनी है कि आज का पूरा लेक्चर ऐसा हो सकता है किसी किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया, बट आज का लेक्चर ऐसे समझ लो कि मतलब बाकी लेक्चर तो ठीक है, जो पढ़ना है वो सबको पढ़ना है, बट आज का लेक्चर में देखो वो वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, तो मैंने आपको कहा कि बस सीखने के लिए। और ये जो चीज है कि पूरी शीट में शायद ही कोई एक क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें ये इस फॉर्मूले में क्वेश्चन हो, अदरवाइज पूरी शीट बिना इस फॉर्मूले के हो जाएगी। ठीक है, पूरी शीट इस बिना फॉर्मूले के हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ बाई चांस अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए और मिनिमम सेपरेशन पूछ ले तो सीधे ये फॉर्मूले लगाओ और आंसर लेके आओ। जो मैंने समझाया उसको भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको ये फॉर्मूला याद रखो। वो मैंने समझाने वाला पार्ट सिर्फ इसलिए बताया कि बाई चांस अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो, क्योंकि यूज नहीं आता ये फॉर्मूला, तो ऑफ कोर्स ये बात तो मुझे भी याद नहीं, तुम्हें भी याद नहीं होगा ये फॉर्मूला। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, तुम एक अपने हिसाब से केस बना के फटाफट तुम लिख सकते हो कि हाँ ये ऐसे फॉर्मूले तो मैम ने बताया, ऐसे मैंने खुद ने डायरेक्ट कर लिए थे ये फॉर्मूले, ऐसे तुम भी कर सकते हो। तो ये उस बच्चे के लिए इसकी मान लो अंडर 100 200 रैंक आने वाली है, उसको बाई चांस ऐसा क्वेश्चन दिख गया, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन उसको वो अपने आप ड्राइव कर ले, क्योंकि जो जितना टॉपर होता है उसको चीजें उतनी याद नहीं रहती है ना। तो टॉपर्स होते हैं वो ज्यादा चीजों को याद करने में बिलीव नहीं करते, तो वो क्या खुद ही ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो सिर्फ फॉर्मूले याद रखना, सिर्फ फॉर्मूले। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. तो कल होगा डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना? हम कल मैम क्लास में है। क्या कल ये मैम बोलो, क्या बोल रहा हूँ? कल क्लास में है। हाँ परसों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय। वैसे तो 10 मिनट और पढ़ाने का मन है, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, फिर बहुत लेट हो जाएगा तुमको भी, तो कल और हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करो? एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके ठीक है, चलो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम आप आज रेक्टिलिनियर के वो भेज देना अच्छे क्वेश्चंस जो आप देते हो ना रोज ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। अच्छा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन लेके जाओगे? यस मैम मैम। रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर की चाहिए? चलो अभी रेक्टिलिनियर का तो याद नहीं आ रहा मुझे, है ना? नहीं मैम, ऐसे ही दे दो जो आपके पास था। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करके आएंगे। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इंटीग्रेशन यूज होगा उसमें, है ना? इंटीग्रेशन यूज होगा। क्वेश्चन ये है कि ये प्रोजेक्टाइल मान लो u स्पीड से थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री में फेंका गया है, तो जो पाथ बनेगा ना, पाथ बनेगा, उस पाथ का जो एरिया होगा वो एरिया निकाल के लाना है आपको। क्या क्या दिया मैंने क्वेश्चन में? स्पीड u दी है और एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया अंडर द ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ये डेविड वॉरेन का क्वेश्चन है। चलो बाय बाय। मैम हम इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट आएगी या फिर यू की टर्म्स में, ऐसा कुछ? वही देखो, u दिया है तो u की टर्म्स में तो आएगी ना। तुम सोचो कि जितना बड़ा u होगा उतना बड़ा पैराबोला बनेगा, उतना बड़ा एरिया आएगा, तो u पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, है ना? यस मैम। यस मैम। और कुछ cos 60 भी लगते हैं, तो cos 60 तो चलो cos 60 लगेगा या tan 60 आएगा, वो तो वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है cos 60 की वैल्यू हाफ रख दोगे, tan 60 की वैल्यू 3 रख दोगे, sec 30 की वैल्यू
जो भी वैल्यू आएगी वो तुम वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे, तो यू और जी के टर्म्स में नहीं आएगा आंसर, यस मैम। आएगा ना आंसर यू और जी के टर्म्स में, यू और जी के टर्म्स में मैम वो आंसर आएगा। आपने मैम वो आपने बोलो। ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेविड क्या लिखा हुआ है वो? डेविड मॉरिन बुक है बेटा, इंग्लिश ऑथर की बुक है, पर ऑल्दो वो ऐसी बुक है कि तुम खरीद लो भले पछताओगे, क्योंकि उसमें क्या क्वेश्चन होते ही नहीं है, तो पहले डाउनलोड कर लो आप पीडीएफ, फिर देखो क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मैं तो वो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके देती हूँ जो अपने लेवल के हैं, एडवांस और ओलंपियाड लेवल के, वो बुक थोड़ी सी हाई फाई है, ठीक है। मैम आपने बुक बताई थी ना वो फिजिक्स गैलेक्सी की, बोलो। मैम उसके तो आसान क्वेश्चन ही इतने भारी होते हैं। मैम पीडीएफ डाउनलोड करा मैंने। बेटा मैं आपको दे रही हूँ ना सेलेक्ट करके, आप तो बस एचएलपी कर लो, ठीक है। एचएलपी में क्या लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, तो आप क्या उनको कर सकते हो, भाई आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे मेरे एक चैप्टर के दौरान मुझे 10 अच्छे क्वेश्चन करने हैं। एचएलपी कर लिया आपने बेटा, बोलो। पहले एचएलपी करो, एचएलपी में क्या है, सारी जो अच्छी बुक्स है उनके अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले उसको अटेम्प्ट करो, फिर वो फिजिक्स गैलेक्सी के क्वेश्चन करो, और कोशिश करो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, टारगेट ना लो कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मुझे हर चैप्टर से करने, इतना ही बहुत है, बस इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू।